तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उन ऑर्गेनेल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने दिख रहा है, ये हमारे सामने प्लांट सेल का फिगर है। ये जो फिगर है ये प्लांट सेल का फिगर है। ठीक है, तो अभी प्लांट सेल के फिगर में हम देखते हैं क्या है कि बीच वाला ये जो खाली वाला एरिया है इसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल जो होता है ये खाली एरिया होता है जिसमें कि प्लांट अपने फूड को स्टोर करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिगर हम बड़ा करते हैं, एक मिनट। अगर हम फिगर को बड़ा करते तो हम लोग देखते क्या है कि ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये न्यूक्लियस में लगा हुआ ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, और ये बीच बीच में जो है ये छोटे छोटे जो गोल गोल है ये राइबोसोम्स है। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये हमारे सामने जो फिगर है वो किसका फिगर है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक को ई और रेटिकुलम को आर, मतलब ई आर, शॉर्ट में हम इसे ई आर कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। ये हमारा ये न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली तीन पार्ट से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है वेसिकल और तीसरा होता है ट्यूब्यूल्स। तो ये जो हमारे सामने ये जो चपटा चपटा भाग दिखाई दे रहा है ये है हमारा सिस्टर्नी, और इसी तरह ट्यूब्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, और वेसिकल्स भी होते हैं। ठीक, ये ईआर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो ईआर होता है उसको हम कहते हैं आर ई आर, सेकेंड वाले को हम कहते हैं एस ई आर। तो ये क्या होता है, आर ई आर का फुल फॉर्म हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर का फुल फॉर्म हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि हम लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस से ये ईआर क्या है, चिपके हुए हैं। ठीक है, ये इससे क्या है, चिपके हुए हैं, और इनमें छोटे छोटे यहाँ पे हमें दानों की तरह कुछ दिखाई दे रही है। जो दाने की तरह है इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहते हैं हम इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स भी एक ऑर्गेनेल होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। तो जिस भी ई आर में हमारा राइबोसोम जुड़ा रहता है तो वो कैसा हो जाता है, थोड़े खुरबुदरे हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो राइबोसोम जुड़े हुए हैं, तो राइबोसोम के कारण ये जो ईआर है कैसे थोड़े से खुरबुदरे हो गए, तो इसीलिए ये कैसे हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं जुड़े रहते वो कैसे रहते हैं, वो स्मूथ रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, चिकने रहते हैं। तो उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं एस ई आर, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो हमारे ईआर है ये किसके बने होते हैं, ये लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये कई काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या होते हैं ना कि मेम्ब्रेन आपस में फोल्ड हो जाते हैं। ये देख रहे हो, ये सारे मेम्ब्रेन जो है आपस में फोल्ड हो के आपस में कई तरीके की फोल्डिंग कर करके ईआर को बनाए हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ईआर है ये फोल्डिंग के फलस्वरूप बना है, और ये एक तरीके से जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होता है, सेम ये सेल का स्केलेटन होता है। हमारे शरीर का स्केलेटन मतलब जो कंकाल तंत्र होता है वो किस काम में आता है, वो हमारे शरीर को शेप देता है, और सेकंड ये काम क्या करता है, हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देता है। तो ये ईआर भी सेम काम करता है। ये सेल को क्या करता है, सेल को शेप देता है प्लस स्ट्रेंथ देता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि
कि RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम जुड़े रहते हैं, इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम आता है। तो RER जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। अब हमारा जो है SER है, क्योंकि इसमें तो राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, तो राइबोसोम्स न पाने के कारण ये प्रोटीन तो नहीं बनाते, लेकिन ये दो चीज़ बनाते हैं। सबसे पहला ये बनाता है फैट बनाता है, ठीक, और सेकंड ये जो बनाता है वो है क्या बनाता है, SER लिपिड बनाता है, ठीक है। फैट और लिपिड जो बनाने का काम करते हैं सेल्स में वो SER करते हैं, ठीक। इसके बाद ये जो है RER जो होते हैं उन एंजाइम्स को भी बनाते हैं जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। मतलब लाइसोसोम्स के अंदर जो भी एंजाइम, अभी हम लोग लाइसोसोम्स के बारे में भी जानेंगे, तो लाइसोसोम्स के अंदर जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको कौन बनाता है, उनको बनाता है RER, ठीक है। चलो अब अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अगला जो ऑर्गेनेल है हमारा वो है राइबोसोम। वो क्या है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि ER में जब राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो वो RER हो जाते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और जिन ER में राइबोसोम्स नहीं जुड़े रहते हैं वो कैसे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो हमने क्या देखा कि राइबोसोम्स जो होता है ना, तो राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को बनाने के काम में आता है। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो किसके मदद से बनता है, वो बनता है राइबोसोम्स की मदद से, ठीक है। तो और ये राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S। पहला वाला जो राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है, पहला वाला जो राइबोसोम्स होता है वो होता है 70S, ये दो टाइप के होते हैं। और दूसरा वाला जो होता है वो होता है 80S। वो क्या होता है, 80S, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 70S की। तो 70S जो होता है वो 70S जो होता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पहला जो सब यूनिट होता है वो 50S और सेकंड वाला जो होता है 30S। इन दोनों यूनिट से मिलकर कौन सा बनता है, 70S। अब इनमें आप कैलकुलेशन मत करने लगना, क्योंकि 50 को 30 से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 80 आता है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको कैलकुलेशन ना करना, क्योंकि यहाँ पे सब यूनिट है। ये आप हायर क्लास में इस चीज़ को जानोगे कि कैसे 50S और 30S 70S होते हैं, ठीक है। ये हायर क्लास में आपको पता चलेगा। तो ये जो होता है 70S जो होता है, ये 70S राइबोसोम दो यूनिट से बनकर बने होते हैं। बड़े वाला यूनिट होता है 50S सब यूनिट का, और छोटा वाला जो होता है 30S का। अब हम लोग सेकंड वाले के बारे में बात करें तो सेकंड वाला जो हमारा सब यूनिट जो राइबोसोम्स होता है वो 80S होता है। वो क्या होता है, 80S। ये इसका जो बड़ा वाला सब यूनिट होता है वो 60S होता है, और जो छोटा वाला सब यूनिट होता है वो 40S होता है। तो 60 और 40 को भी प्लस करके 100 होता है, 80 नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसका नाम है 60S और 40S। इसके बारे में आपको हायर क्लास में जब आगे के क्लास में आप जाएंगे तब इसके बारे में डिटेलिंग आप जानेंगे। इस समय हमको इतना ही याद करना है कि जो 70S है 70S राइबोसोम है वो किस किस सब यूनिट से मिलकर बनता है। 70 वाला बनता है 50S और 30S सब यूनिट से, जबकि 80 वाला जो राइबोसोम्स है वो किस किस यूनिट से बनता है, वो 60S और 40S सब यूनिट से बनता है, ठीक है। तो इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, मतलब प्रोटीन को बनाना, ठीक है। तो ये करीब करीब पूरे साइटोप्लाज्म में होते हैं, ये ER में भी होते हैं, ये न्यूक्लियस में भी होते हैं, ये हमारे माइटोकांड्रिया में भी होते हैं। ये करीब करीब सभी जगह होते हैं जहाँ जहाँ प्रोटीन का ये सिंथेसाइज कर सके। और इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इनकी उत्पत्ति होती है न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस को इसीलिए हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम जो होता है ना वो प्रोटीन को बनाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है। चलिए अब हम अगले ऑर्गेनेल के बारे में जानते हैं।
ये हमारा गोल्गी अपरेटस है। गोल्गी अपरेटस की खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था, इसीलिए इसका नाम गोल्गी अपरेटस पड़ा। ये भी ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये भी नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये केवल पाया जाता है। अच्छा, इसके पहले हम लोग जो राइबोसोम्स के बारे में बात किया था, ये एक लौता ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, जबकि बाकी सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग गोल्गी अपरेटस के बारे में बात करें तो ये जो गोल्गी अपरेटस है ये हमारा इसमें भी ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति SER से होती है, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसकी उत्पत्ति होती है। ये भी तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिस्टर्नी और आपका वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, तो ये भी इन्हीं तीनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फोल्डिंग के, क्योंकि SER से मिलकर बना है तो कुछ कुछ इसका शेप सेम होता है। ये दो फेस में होता है, इसके ऊपर वाले फेस को हम सिस कहते हैं, जबकि नीचे वाले फेस को हम ट्रांस कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ER, कोई भी जो अपना मतलब कोई भी फ्लूइड होता है वो ये ऊपर से डालता है और ये अंदर पैकेजिंग होता है, मॉडिफिकेशन होता है, स्टोरिंग होता है, उसके बाद ये नीचे ट्रांस वाले एरिया से बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब ये हमारे शरीर के सारे भी फ्लूइड को, सारे भी चीज़ों को, मटेरियल को क्या करता है, मॉडिफाई करता है और पैकेजिंग करता है। कैसे पैकेजिंग करता है? इंडोप्लाज्मिक के द्वारा सिस वाले पार्ट से, मतलब ये सिस वाले पार्ट से ये अंदर लेता है और ये ट्रांस वाले पार्ट से उसे पैकेजिंग और मॉडिफाई करके बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है, सबसे पहला काम है कि ये हमारे शरीर में म्यूकस को, एंजाइम्स को और हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। दूसरा काम अभी हम लोगों ने बात किया, ये स्टोरिंग करता है, मॉडिफाइंग करता है और पैकेजिंग करता है। तीसरा ये जो काम करता है, ये एनिमल स्पर्म के एक्रोसोम को बनाता है और इसके बाद ये प्लांट के सेल वॉल को और एनिमल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और लाइसोसोम्स को भी बनाने का काम करता है। चलिए अब हम लोग अगला लाइसोसोम्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि ये हमारा जो लाइसोसोम है, इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। उसके पीछे एक कारण है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले इसके संरचना के बारे में बात करें कि जैसा भी हम लोगों ने बात किया कि गोल्गी अपरेटस जो होता है इस लाइसोसोम की उत्पत्ति करता है और इसके अंदर ये जो एंजाइम्स भरे हुए हैं, इस एंजाइम्स को कौन बनाता है? इस एंजाइम्स को बनाता है हमारा RER। कौन बनाता है? RER। RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि वो प्रोटीन बनाता है और सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर का जो एंजाइम है वो कौन बनाता है? RER बनाता है, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ये एंजाइम क्या करते हैं कि जब सेल्स में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो आप इस फिगर में देख रहे हो कि इसमें कहीं कहीं प्रोटीन, ये देखो प्रोटीन है, कहीं कहीं आपको मिलेगा इसमें फैट भी है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, जब सेल्स के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है तो यही एंजाइम इस प्रोटीन को, फैट को क्या करता है? कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ताकि सेल्स को किसी भी प्रकार की कमजोरी ना हो, उससे लगातार पावर मिलता रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि यही जो इसका ये जो वॉल है ये फट जाता है, लाइसोसोम का ये वॉल क्या हो जाता है? फट जाता है और इसके ये सारे अंदर के जो एंजाइम है वो बाहर निकल आते हैं, सारे के सारे एंजाइम बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलते ही ये क्या करने लगते हैं? सेल्स को पचाना चालू कर देते हैं। ये सेल्स को पचाने लगते हैं और सेल्स को मार देते हैं। तो जैसे ये फटता है तो ये सेल्स को क्या करते हैं? सेल्स को पचाने लगते हैं, मतलब उसको गलाने लगते हैं। जैसे एसिड गलाता है, सेम इसके एंजाइम जो होते हैं सेल्स को गलाने लगते हैं और सेल, जिस सेल में ये रहता है उसी सेल को ये मार देता है। इसलिए अपने ही सेल को मारने के कारण इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग अगला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये डबल लेयर होता है। पहला वाला जो इसका लेयर होता है वो स्मूथ होता है। ये जो पहला वाला लेयर दिख रहा है आपको, ये एकदम स्मूथ है, ठीक है, एकदम चिकना होता है। लेकिन जो इसके अंदर वाला लेयर होता है ना, वो अंदर को धंसा होता है। देखो ये अंदर ऐसे धंसा है,
फिर ये ऐसे अंदर जाके फिर ये धंसा, फिर ये ऐसे धंसा है, फिर ये ऐसे धंसा है, फिर यहाँ ऐसे धंसा है। तो ये अंदर जाके क्या होता है, सेकेंड लेयर जो होता है, जो सेकेंड मेम्ब्रेन होता है, पहला वाला मेम्ब्रेन तो एकदम स्मूथ रहता है, इसमें कोई भी अंदर कहीं भी कुछ वो नहीं रहता, एकदम स्मूथ रहता है, गोल सा रहता है, ठीक है, जैसे हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये सब है ना, ये स्मूथ है, एकदम स्मूथ है, चारों तरफ से स्मूथ है। तो पहला मेम्ब्रेन इसका स्मूथ रहता है, लेकिन सेकेंड वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, अंदर को धंसा होता है। सेकेंड मेम्ब्रेन इसका जो होता है अंदर को धंसा रहता है, ये अंदर ऐसे ऐसे धंसा हुआ है, ठीक, ऐसे ऐसे क्या है, ये अंदर को ऐसे ऐसे धंसा हुआ है। तो ये धंसे रहने के कारण ये जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन होता है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी पे अगर हम ध्यान से देखें तो अंदर ये जो ये पोर्शन है, यहाँ पे छोटे छोटे ये ऐसे ऐसे लाइन निकले हैं, जिसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल। क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल कहते हैं, या कहते हैं ऑक्सीसोम्स। क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल, या क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स। इसके बाद इसके अंदर ये कुछ लिक्विड भी भरा रहता है, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है, ये सारे जो वाइट जो भाग हैं, ये जो इसके लिक्विड है, इस लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख लें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दो मेम्ब्रेन का बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, स्मूथ होता है, एकदम गोल चिकना सा होता है, ठीक है। और इनर वाला जो होता है, इनर मेम्ब्रेन अंदर को धंसा रहता है, ये ऐसे ऐसे धंसा हुआ है, ये ऐसे ऐसे धंसा हुआ है। तो ये धंसे वाले जो मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। इसके बाद इस क्रिस्टी के अंदर छोटे छोटे डंडे निकले रहते हैं, ये स्टिक टाइप, ये हल्के हल्के से ये बूंद बूंद हमें दिखाई दे रहे होंगे। हम फिगर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब शायद समझ में आए जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे डंडे टाइप में निकले हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल, ये है ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल, ठीक है। इसी को हम लोग F1 पार्टिकल भी कहते हैं, F1 पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है हमारा इसके अंदर का लिक्विड, जो इसके अंदर का लिक्विड होता है, ये अंदर जो लिक्विड भरा है, इस लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये मेन काम क्या करता है ना, कि हम लोग जो भी हमारे शरीर में जो भी सेल्स के अंदर जो एनर्जी बनती है, वो उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। हमारे शरीर में एक क्या कहते हैं कि बैटरी पाया जाता है, उस बैटरी को हम कहते हैं ADP, लेकिन ये डिस्चार्ज अवस्था में रहता है। ये किस अवस्था में रहता है, ADP जो रहता है, ये ADP जो रहता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये डिस्चार्ज अवस्था में रहता है। तो ADP जब हम लोग खाना वाना खाते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं तो ये रिचार्ज हो जाता है, रिचार्ज होकर किस में कन्वर्ट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, किसमें, ट्राइफॉस्फेट। पहले ये डाइफॉस्फेट रहता है, मतलब केवल दो ही फॉस्फेट रहते हैं, ठीक है। पहले ये किस में रहता है, पहले ये रहता है ADP, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP। मतलब जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है ना, तो इन्वर्टर का सारा जो बैटरी होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद क्या हो जाता है कि फिर से उसको हम लोग बत्ती मतलब लाइट में लगाते हैं और वो चार्ज होता है। तो उसी तरह हमारी जो बैटरी होती है उसका नाम है ADP, ये डिस्चार्ज अवस्था में रहती है। और जब हम लोग खाना वाना खाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में। फिर जब ये ATP का हम लोग एनर्जी यूज़ कर लेते हैं तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वापस ADP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी को स्टोर करता है। ये किसके रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, ये ATP के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द बॉडी, ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए अगला जो है ऑर्गेनेल वो है प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड होते हैं ना, ये केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये केवल और केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और किसी भी सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। भाई प्रोकैरियोटिक में तो पाए ही नहीं जाएंगे। प्रोकैरियोटिक में मैंने पहले ही बोला कि प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कौन सा, राइबोसोम, उसके अलावा कोई भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब बच जाते हैं यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में एनिमल और प्लांट दोनों ही आते हैं। तो प्लास्टिड्स किस में पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं वे केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम प्लास्टिड्स को डिवाइड करें तो ये तीन भाग में डिवाइड होता है। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। हम पहले फिर से बता दें, जो प्लास्टिक्स होता है ये प्लांट को कलर देता है। अलग अलग जो प्लांट्स में कलर होते हैं किनके कारण होते हैं, इसी प्लास्टिड्स के कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो है ल्यूकोप्लास्ट, तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कैसा होता है, ये होता है हमारा कलरलेस। ठीक है, तो कलरलेस मतलब प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं जो कलरलेस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें कौन सा कलर पाया जाता है, उनमें ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आलू में, पोटैटो में, रूट्स जमीन के नीचे रहते हैं ना रूट्स, वो भी कलरलेस होते हैं। तो उन सब में क्या पाया जाता है, आलू में, रूट्स में, ये क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। इनका मेन काम है स्टोरिंग, ये फूड को स्टोर करते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट, इन सबको ये लोग स्टोर करते हैं। अब हम लोग सेकंड के बारे में बात करेंगे, तो सेकंड है हमारा क्रोमोप्लास्ट। सेकंड कौन है हमारा, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कौन होता है, ये कलरफुल होता है। ये क्या होता है, ये कलरफुल होता है। तो जितने भी प्लांट के कलरफुल वाले पार्ट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे पेटल्स में पाए जाते हैं। पेटल्स क्या होते हैं, जो फूल की पत्तियाँ होती हैं ना उनको हम पेटल्स कहते हैं। जैसे गुलाब जो होता है रेड कलर का होता है, तो उसके पेटल्स कैसे किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो उसमें क्या पाया जाता है, उनमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बनाना के बारे में बात करें तो बनाना येलो होता है, क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। टमाटर रेड होता है, उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी कलरफुल पार्ट्स हैं प्लांट्स के उनमें क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, इसीलिए वो कलरफुल होते हैं। और ये कलर इस क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट के कारण आता है, उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड। क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड। अब हमारा अगला है लास्ट प्लास्टिड्स है, जिसके बारे में हमको डीपली स्टडी करना है, वो है क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में हमें डीपली स्टडी करना है। ये कहाँ पाया जाता है, ये ग्रीन पार्ट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट होते हैं, ग्रीन पार्ट्स कौन कौन होते हैं, लीव्स होते हैं, ग्रीन स्टेम्प होते हैं। तो इन सब जो जितना भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। इसीलिए इस क्लोरोफिल के पाए जाने के कारण ही क्लोरोप्लास्ट ग्रीन लगता है, और ये जहाँ जहाँ पाया जाता है वो प्लांट का वो पार्ट्स भी ग्रीन दिखाई देता है। क्लोरोफिल का काम हम जानते हैं, ये सनलाइट को क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कैच करता है, मतलब पकड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की, कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारे सामने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है, पहला ये आउटर मेम्ब्रेन और उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, पहला आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था, तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है। पहला ये वाला है अपना आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाला जो है अपना इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के की तरह संरचना पाई जाती है। जैसे दिख रहा है, ये है हमारा एक सिक्का, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इन सिक्कों को हम क्या कहते हैं, इन सिक्कों को हम कहते हैं थाइलेक्वाइड। क्या कहते हैं हम, थाइलेक्वाइड कहते हैं। ठीक है, ये जो थाइलेक्वाइड होते हैं एक के ऊपर इकट्ठा होते रहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इसमें कितने थाइलेक्वाइड है, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे थाइलेक्वाइड हैं जो एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर कैसे लग रहे हैं, हमें सिक्कों के ढेर की तरह लग रहे हैं। तो इन सिक्कों के ढेर को, मतलब थाइलेक्वाइड के ढेर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। बात समझ में आया, कि अगर केवल एक सिक्का है, मतलब एक संरचना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, थाइलेक्वाइड। लेकिन जब वो ढेर बना लेते, पूरा ये ढेर बना लेंगे, तब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ग्रेनम। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये है हमारा स्ट्रोमा, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट यूज होता है, क्लोरोफिल यूज होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है इसी थाइलेक्वाइड में पाया जाता है, मतलब इस ग्रेना थाइलेक्वाइड, अगर सिंगल है तो थाइलेक्वाइड, अगर पूरा गट्ठर में है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेना। तो थाइलेक्वाइड और ग्रेना में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस
हाई स्कूल में हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है लाइट प्रोसेस, एक होता है डार्क प्रोसेस। तो लाइट प्रोसेस जो होता है वो किस में होता है, थाइलेक्वाइड में होता है। वो किस में होता है, वो होता है लाइट प्रोसेस होता है थाइलेक्वाइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, और यहाँ पे क्लोरोफिल पाए जाने के कारण लाइट को कौन पकड़ पाएगा, यही थाइलेक्वाइड उसको पकड़ पाएगा। जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, इस स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। कहाँ होता है, इस स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। ठीक है, तो बस इतने सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब एक लास्ट जिसके बारे में हमको जानना है वो है वैक्यूल्स। चलिए थोड़ा सा वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स जो होता है वो मेनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, पर एनिमल सेल में ये कभी कभार पाए जाते हैं, और अगर पाए भी जाते हैं तो काफ़ी छोटे होते हैं। जबकि प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे प्लांट सेल के वैक्यूल। ये काफ़ी बड़े होते हैं, साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि ये इनका मेनली दो काम होता है। सबसे पहला ये काम करते हैं स्टोरेज का। ठीक है, ये शुगर, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, मतलब जितना भी फूड होता है जो पचने के बाद सेल्स में जाता है वो कहाँ स्टोर होता है, इसी वैक्यूल्स में स्टोर होता है। इसलिए ये प्लांट में ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि उनकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि एनिमल्स में या तो होते ही नहीं है, और होते भी तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, सेकेंड इनका जो काम है ये टर्जिटी और रिजिडिटी देता है, रिजिड करता है सेल्स को। थर्ड काम क्या करता है कि ये एक्सक्रिएशन के भी काम में आता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इसी वैक्यूल्स के अंदर रखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।